So in last lecture, we have seen the properties of matter, the physical properties and chemical properties of matter, which is the first part of the chapter. Now moving ahead with our chapter next topic, the law of chemical combination. First of all, what is this law actually? In order to understand composition of various compound, to observe quantitative and qualitative properties. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, पहले के ज़माने में जब केमिस्ट्री नया नया था तब प्रोडक्ट्स हम लोग फॉर्म कर रहे थे, तो वो जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और इसके हिसाब से रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए। तो वो रिएक्शन के हिसाब से जो हम प्रॉपर्टीज़ है या फिर कोई भी मास प्रपोर्शन है, मतलब कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कंपोजिशन है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज वी हैव सम ऑब्जर्वेशन, वी कैन से these are some observations that bring a product formation composition। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा ये लॉज बताएंगे। तो देर आर टोटल 5 लॉज। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब आप 9 चैप्टर में एक्चुअली 2 लॉज पढ़ के आए हो, कुछ लोग तो सारे के सारे लॉज पढ़ के आए हैं, बट हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्ट किया था लेवाइजर ने इन 1774 के अंदर। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। और JEE ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो है ही, ठीक है। और टेस्ट किया था लैंडॉल्ट ने, लैंडॉल्ट जिसने बाद में टेस्ट किया इस लॉ को और प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो लॉ एक्चुअली क्या है? तो लॉ इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको पता ही है। तो टोटल मास ऑफ द केमिकल जो रिएक्शन चल रहा है उसका टोटल मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता मास किसी का और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना आप लोग वैसे भी पढ़ के आए हो, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन में जल्दी चलेंगे थोड़ा। तो लिमिटेशंस क्या है इस लॉ की? तो लिमिटेशंस फर्स्ट इज कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर फॉलो नहीं होता। द न्यूक्लियर रिएक्टेंशन डू नॉट फॉलो द लॉ बिकॉज सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी के अंदर सीधा कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मास नहीं रहता। फिर आप चेक करोगे कि मास कहाँ गया, तो वो मास आप प्रोडक्ट में नहीं फाइंड कर पाओगे। तो ये ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शन में हो सकता है। तो E इक्वल्स टू MC डेल्टा MC स्क्वायर के अंदर डेल्टा M जो है, ये आइंस्टाइन का लॉ है, डेल्टा M जो है वो है मास डिफेक्ट इन द रिएक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इज, जो सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। कुछ लोग इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट किया था प्रोस्ट ने इन 1799 के अंदर। तो लॉ ये कहता है, ये भी लॉ आप पढ़ के आए हो तो इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। द केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मास का जो प्रोपोर्शन रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब आप चाहे CO2 बना दो, 2CO2 बना दो, कार्बन एंड ऑक्सीजन कभी भी ज्वाइंट हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल है, कभी भी कोई भी प्रोपोर्शन है तो वो प्रोपोर्शन हो गया 12:32 और 3:8। उसको स्मॉल कट डाउन करोगे तो ये। अब इसकी भी लिमिटेशन है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? तो जब डिस्कवर हुए आइसोट्रॉप्स, ठीक है, डिस्कवरी के टाइम पे आइसोट्रॉप डिस्कवर हुए तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में जॉइंट होना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये लॉ था कि कांस्टेंट ही रहना चाहिए, जैसे H2 है तो H2O के अंदर H और ऑक्सीजन का रेशियो होना चाहिए 2:1। तो T:1 के अंदर अगर ऑक्सीजन हमारा आइसोट्रॉप के फॉर्म में है, मतलब 16 ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन का आइसोट्रॉप 18 वाला है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 1:8। 18 का हो जाएगा 1:9। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी सेम हो सकता है। कार्बन 12 के लिए C और ऑक्सीजन 12:32 मैंने बताया। मगर अगर कार्बन 14 ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 14:32। तो हम अगर पकड़ के बैठे कि ये लॉ के अंदर ऐसा है, बट जनरली जब भी आइसोट्रॉप्स मूवमेंट में आएंगे तो क्या आइसोट्रॉप्स जब आएंगे तब आइसोट्रॉप्स ये प्रोपोर्शन चेंज कर देते हैं, विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। ओके, तो थर्ड लॉ, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपके लिए नया हो सकता है, 9th स्टैंडर्ड में नहीं आया था एक्चुअली, इन द सिलेबस नहीं था, बट कुछ लोग ने पढ़ा होगा तो ठीक है, हम लोग चलते आगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन ने प्रेजेंट किया था 1808 के अंदर। डाल्टन साइंटिस्ट को आपको जानते ही होंगे, डाल्टन के पॉस्टुलेट्स है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने 7 पॉस्टुलेट पढ़ के रखे हैं कि पॉस्टुलेट्स बाय डाल्टन। तो उसके अंदर फर्स्ट क्या है, तो लॉ क्या है हमारा, इफ बहुत बड़ा लॉ है एक्चुअली, लॉ के अंदर कुछ लेना नहीं है सर। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट है एक से ज्यादा कंपाउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के सिंपल रेशियो में। देखो ये पढ़ने में बहुत लंबा लग रहा है, बट अगर समझोगे तो क्या है, अगर सपोज कि मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे मैंने बोला है N2O बना सकता है, N2O2 बना सकता है, N2O3 भी बना सकता है, N2O4, N2O5, ठीक है, अब N2O6 नहीं बनेगा, ठीक है, बस इतना ही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन आप देखोगे तो हर एक में देखोगे N2 है जो कि 28 फिक्स है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम जो उसका मास है, ठीक है, एलिमेंट का। तो N2 का हो जाएगा 28, उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 28। तो 28 पास नाइट्रोजन हो जाएगा विच इज़ अ फिक्स्ड मास। अब ऑक्सीजन देखो, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो सबके अंदर 16, 32, 48, 64, 80 ये फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। जैसे कि 16 के बाद 17 नहीं आ गया, 16 के बाद 32 आया, 32 के बाद 48 आया, 48 के बाद 64 आया, 64 के बाद 80 आया। तो ये बियर सेम रेशियो करता है। अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस के अंदर स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कंपाउंड में बढ़ते हैं, बट कुछ होते हैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक एलिमेंट्स। तो नॉन स्टॉक्योमेट्रिक एलिमेंट्स Fe2O3 है जिसके अंदर दोनों का कोई प्रोपोर्शन नहीं बैठ रहा है। तो अगर सिंगल F लेना है तो कितना हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, F 0.93 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 के मतलब स्टॉक्योमेट्री के फॉर्म में नहीं है। तो स्टॉक्योमेट्रिकल फॉर्म मैंने बोला कैसा हो सकता है, फुल नंबर्स हो सके, इंटीजर्स फुल हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। तो इसमें नहीं है फुल नंबर्स, तो ये नॉन स्टॉक्यूपल के अंदर डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं हो सकता। Fe 0.93 तो O1 है, तो इसके अंदर अगर इंक्रीमेंट होगा तो आपके ये प्रपोर्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ, तो दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसने रिचर ने 1794 में दिया था, प्रेजेंट किया था। तो ये लॉ भी थोड़ा सा बड़ा है बट समझने में एकदम इजी है। तो व्हेन द डिफाइनाइट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ले लिया है हमने ए, गेस कर लिया है, कंबाइंड विथ 2 अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, ए को कंबाइन कर दिया 2 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ, ठीक है, एक एलिमेंट है जो 2 एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। चलो, टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, 2 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है वो। इफ बी एंड सी ऑल्सो कंबाइंड्स, मतलब जो कंपाउंड थे जो ए के साथ ज्वाइंट हुए थे वो एक दूसरे के साथ भी अगर ज्वाइंट हो रहा है, देन क्या होगा, तो कंपाउंड फॉर्म देयर कंबाइनिंग मास इन सेम प्रोपोर्शन, उनके जो मास है वो सेम प्रोपोर्शन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2 एलिमेंट है बी एंड सी, ठीक है, तो बी के अंदर हम लोगों ने ले लिया है सोडियम Na, सी के साथ ले लिया है क्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों कंपाउंड ज्वाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ विच इज आवर ए। तो ए इज कंबाइंड विथ 2 डिफरेंट एंड फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। सोडियम के साथ ज्वाइंट होकर बना रहा है सोडियम हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ ज्वाइंट होकर बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर प्रोपोर्शन देखेंगे तो प्रोपोर्शन हमारा NaH के अंदर है सोडियम 23 पार्ट्स, एन हाइड्रोजन 1 पार्ट्स। HCl के अंदर देखेंगे तो क्लोरीन है 35.5 पार्ट और हाइड्रोजन है 1 पार्ट। तो दिस इज सेम, ठीक है। अब ये रिमेन सेम रहता है, मतलब सपोज जब भी 2, 3, 4 एलिमेंट ज्वाइंट होते हैं, अगर किसी एक के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं तो हाइड्रोजन का प्रपोर्शन अगर सेम है, मतलब 1 ही है हमेशा, तो जब ये दोनों भी ज्वाइंट हो गए सोडियम एंड क्लोरीन और NaCl फॉर्म करेंगे, तो जितने पार्ट में हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हुए थे, जितने पार्ट में हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हुए थे, उतने ही पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे। दैट मीन्स सोडियम 23 पार्ट्स ने हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट किया था, तो NaCl के अंदर भी सोडियम के 23 पार्ट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। सेम वे क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ 35.5 पार्ट्स पार्टिसिपेशन में दिया था, तो
NaCl के फॉर्म के अंदर क्लोरीन क्या करेगा 35.5 पार्ट्स ही देगा, विच इज सेम एज अबाउ एज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग किया था तब इतना ही प्रोपोर्शन था। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ लॉ विच इज गैसियस वॉल्यूम। एक्सटेंड है गैल्यूसेक ने 1808 में दिया था। ठीक है, गैल्यूसेक बहुत फेमस साइंटिस्ट है। गैल्यूसेक के लॉस आपको आए होंगे आगे या फिर अब आएंगे, नेक्स्ट तो है ही। तो गैल्यूसेक ने गैस के ऊपर बहुत वर्क किया था और उसने लॉ बनाया था, व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन अ सेम रेशियो। कोई नई बात नहीं है, जैसे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिल रहे थे वैसे अब सिर्फ गैस मिल रहे एक दूसरे के साथ इन अ सेम रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दोनों के वॉल्यूम में कंबाइंड हो रहे हैं, मतलब सेम रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अभी तक मास के रेशियो देख रहे थे, इस बार हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम के रेशियो। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, चलो ग्रुप में बता देना क्या होता है वॉल्यूम, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो, देयर वॉल्यूम एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन अ गैसियस स्टेट, जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा गैसियस स्टेट में है। ठीक है, जब दो गैस मिलते हैं उसमें से सिर्फ गैस ही बना तब क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो बियर्स अ सिंपल रेशियो। ठीक है, जो वॉल्यूम प्रोडक्ट का है वो भी हमेशा सिंपल रेशियो में ही रहेगा। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, तो इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज सेम एज बिफोर, जब रिएक्शन का रिएक्टेंट्स जॉइंट हो रहे थे तब का जो टेम्परेचर था और प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है तब का जो टेम्परेचर वो सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा गैस के ऊपर वर्क करता है, और टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर द टू फैक्टर्स विच वर्क्स ऑन वॉल्यूम मास एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ गैस। जब गैस आएगा तब टेम्परेचर प्रेशर को आपको हमेशा कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। अगर उसको वैरी करोगे तो ना होगा कोई लॉ फॉलो, ना होगा कुछ भी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जब दो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका वॉल्यूम प्रपोर्शन देखते हैं। इसका वॉल्यूम प्रपोर्शन है 2, इसका 1 है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2:1 है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम जो है वो है 2:1 इसके साथ। तो इसका भी इसके साथ 2:1, इसका भी इसको 2:1, तो टोटल रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1:2। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब भी हम ये दोनों को कंबाइन करवाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो इसके वॉल्यूम्स हमेशा सिंपल रेशियो में मिलेंगे। अगर Na3 की बात करें, अमोनिया एंड हाइड्राइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन NH3, मतलब यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे फॉर्म क्या होगा, NH3 फॉर्म हो जाएगा। अब नाइट्रोजन हमेशा डाई के फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पर 2NH3, हाइड्रोजन भी डाई के फॉर्म में, तो ये जो रेशियो रहेगा, इसके 2 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स और इसके भी 2 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके साथ, इसके साथ, तो ये 2:3:2 का फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है, 2:3:2 का फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर Na3 बना रहे तो आपको इसका कुछ भी पूछ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, कि इस लॉ के बेस के ऊपर आपको कोई प्रपोर्शन फाइंड करने को बोल सकते वो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी का जो है नेक्स्ट चैप्टर वो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है, और फिर स्टोइकोमेट्रिकल या फिर मोल कॉन्सेप्ट जो कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो, थोड़ा सा एडवांस हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।